वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे क्रिया। पहले एक बार क्रिया को हम पूरा वैसे सुन लेते हैं कि क्रिया में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। कल की क्लास में आपको उसके बारे में मैंने बताया था। आज उससे संबंधित एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। लिखना है उससे नेक्स्ट वाला। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो क्रिया क्या होती है, तो क्रिया की परिभाषा हम कहेंगे। क्रिया की परिभाषा कौन बताएगा तुम में से? खड़े हो बेटा। क्रिया क्या होती है? वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिया। कल हमने इसकी परिभाषा लिख ली थी। उसके बाद हमने इसके प्रकार देखे। तो क्रिया के 3 आधारों पर प्रकार होते हैं। एक होता है कर्म के आधार पर, एक होता है संरचना के आधार पर, और अगला वाला होता है काल के आधार पर। सबसे पहले कर्म के आधार पर बात करें तो 2 प्रकार की क्रिया होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। उसमें से सकर्मक क्रिया में क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ कर्म भी रहता है उसको हम सकर्मक क्रिया बोल देते हैं। इसके अलावा एक थोड़ी सी इसकी परिभाषा और भी बता सकते हैं हम। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर भी पड़े, यानी कि जिसमें कर्म हो। अब तो इसका थोड़ा सा जनरल परिभाषा याद रखो कि जिसमें कर्म उपस्थित होता है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए राम जयपुर जाता है, तो यहाँ पर जाता है क्रिया है, राम कौन है? जाने वाला यानी कि कर्ता, और जयपुर क्या होगा यहाँ पे? कर्म। जयपुर क्या होगा यहाँ पे? कर्म। तो यहाँ पे कर्म है, इसका मतलब इस क्रिया को कौन सी क्रिया बोलेंगे? सकर्मक क्रिया। दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के अंदर जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उस वाक्य की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। तो ये कर्म के आधार पर भेद हो गए। जैसे मैं कहूँगा वह सोती है, वह खाती है, वह नाचती है, तो यहाँ पर सीधे क्रिया आ रही है ना कर्ता के साथ, कर्म नहीं आ रहा, तो इसको अकर्मक क्रिया के उदाहरण में मानेंगे। ये कर्म के आधार पर हो गया। उसके अलावा संरचना के आधार पर हम बात करें तो संरचना के आधार पर इसके 5 प्रकार होते हैं। कल हमने पढ़ा था उसके बारे में। सबसे पहला प्रकार होता है संयुक्त क्रिया, दूसरा वाला होता है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा होता है नामधातु क्रिया, चौथा होता है पूर्वकालिक क्रिया, और 5वीं होती है कृदंत क्रिया। अब उसके अंदर से सबसे पहले बात करें संयुक्त क्रिया की, तो संयुक्त क्रिया जैसे इसके नाम से पता चल रहा है जॉइंट वर्ब, जिसमें 2 क्रियाएं एक साथ हों। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक साथ अलग अलग अर्थ रखने वाली 2 क्रियाएं हों तो उनको हम किस में शामिल करेंगे? संयुक्त क्रिया के अंदर। जैसे मैं कहूँ आपसे कि विद्यालय आते ही आपको योग करवाया जाएगा, विद्यालय आते ही आपसे योग करवाया जाएगा, तो इसमें योग करवाया जाएगा और विद्यालय आने की 2 क्रियाएं साथ हो गई। तो इन दोनों क्रियाओं को साथ में आने की वजह से इस पूरे सेंटेंस को हम किसका उदाहरण मानेंगे? संयुक्त क्रिया का। इसमें जो क्रियाएं आ रही हैं वो कौन सी क्रियाएं हैं? संयुक्त क्रियाएं। फिर सेकंड वाला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? जब कोई भी कर्ता खुद काम ना करके अपनी प्रेरणा से किसी और से काम करवाता है तो उसको हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मान लीजिए हम आप में से सारे बच्चों को एक साथ बोले कि जो अध्यापक थे, हिंदी वाले अध्यापक ने सब बच्चों को कह करके विद्यालय के ग्राउंड की सफाई करवाई, तो यहाँ पे हिंदी के जो टीचर हैं वो नहीं कर रहे सफाई, कौन कर रहा है? सारे बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चों को प्रेरणा किसने दी? टीचर ने, जो हिंदी वाले टीचर थे उन्होंने। तो यहाँ पे प्रेरणा दे करके किसी से काम करवा रहे हैं तो उसको कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। और इससे अगला है पूर्वकालिक क्रिया। जब 2 क्रियाएं साथ साथ होती हैं किसी वाक्य में तो उनमें से जो क्रिया पहले संपूर्ण होती है, पहले संपादित होती है, उस क्रिया को हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे इसके नाम से देखो, पूर्व का मतलब पहले, कालिक मतलब समय। जो पहले के समय में घटित हो गई क्रिया उसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ अतिथि के घर में आते ही स्वागत किया गया, अतिथि के घर में आते ही उनका स्वागत किया गया, तो पहले कौन सी क्रिया हुई? अतिथि का घर में आना। स्वागत कब किया? जब वो घर में आ गए।
तो अतिथि के आते ही, इसमें जो आने की क्रिया है वो कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, 3 क्रियाएं हो गई। चौथा कौन सी क्रिया करवाई थी कल आपको? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या होता है? जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों का प्रयोग हम क्रिया की मूल धातु के रूप में करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक, आप हम उदाहरण के लिए एक संज्ञा ले लें, हाथ। हाथ संज्ञा हमने ले ली, इससे हथियाना क्रिया हमने बना दी। हाथ से कौन सी क्रिया बना दी? हथियाना। तो ये किसका उदाहरण माना जाएगा? नाम धातु क्रिया का। इसके अलावा जैसे सर्वनाम की बात करें तो अपना सर्वनाम है, उसकी हम क्या बना सकते हैं? अपनाना। उसने अपनी भाई को अपना लिया, उसने अपने बेटों को अपना लिया। ऐसा होता है ना, कई बार हम सुनते हैं उसने अपने परिवार को अपना लिया। तो अपनाना जो है वो क्रिया किससे बनी है? अपना से। और अपना क्या है? एक तरह से सर्वनाम। तो जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से क्रिया शब्दों का निर्माण होता है तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या मानेंगे? नाम धातु क्रिया। ये कल तक हो चुका था। इससे अगला आज जो बचा हुआ है वो हम नोट डाउन करेंगे। मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ, एक बार उससे डिस्कस करें। कौन सा रहा है? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है? कल मैंने आपको शायद क्लास में बताया भी था। किसको आती है कृदंत क्रिया के बारे में? क्लास में कल बताया गया था ना आपको? किसी को नहीं याद? चलो बेटा वापस से मैं रिवाइज कर देता हूँ। कृदंत क्रिया में क्या होता है? जो प्रत्यय, मैंने एक, आप इसके साथ ही आपको एक चीज, हाँ बेटा बोलो। कृदंत क्रिया वो होती है जिसमें प्रत्यय से कोई क्रिया बनाई जाती है। नहीं बेटा, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इसके अलावा हाँ, वह शब्द जो प्रत्यय से जुड़कर बनते हैं उसे कृदंत क्रिया कहा जाता है। प्रत्यय से जुड़कर शब्द जो बनते हैं उसे कृदंत। मैंने कल आपको एक छोटी सी बात समझाई थी, बैठो। मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। याद है आपको? तो जो कृत प्रत्यय होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? जो क्रिया शब्दों के साथ में जो प्रत्यय जुड़ते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? कृदंत क्रियाएं। जैसे मान लीजिए मैंने चल, बोर्ड पे एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। चल मूल धातु थी और उसमें मैंने ना प्रत्यय जोड़ दिया। कौन सा? ना। ये प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय आपके सिलेबस में अलग अलग नहीं है, प्रत्यय के बारे में मैंने भेजा हुआ है उतना ही है, लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसे प्रत्यय जो कि क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, क्रिया की मूल धातु के साथ जुड़ते हैं, उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे ना क्या है? कृत प्रत्यय। और चल क्या है? मूल धातु, क्रिया की मूल धातु। तो चल ना क्या बन गया? इसी तरह से पढ़ ना, इससे क्या बन जाएगा? लिख ना क्या बनेगा? तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? कृदंत क्रिया के। अब मैं कृदंत क्रिया की परिभाषा लिखवाता हूं आपको बोर्ड पे, नोट डाउन करना साथ में। इससे नेक्स्ट वाला नंबर लगा लेना, कल जो लिखा था उससे नेक्स्ट वाला। कृदंत क्रिया नंबर 5 है ना ये शायद? कृत प्रत्ययों के कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाली कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण नीचे लिख रहे हैं।
चल मूल धातु, ना कृत प्रत्यय, चलना। इसी तरह से दूसरा लिख सकते हो, लिख मूल धातु हो गई और ना प्रत्यय हो गया तो लिखना। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे के वैसे ही लिखना। किसी को अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वापस रिपीट करता हूं। कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण है चलना, चलना, लिखना, लिखना। एक बार रिपीट करता हूं वापस। कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण है चलना, चलना, लिखना, लिखना। मैं अपने आप इरेज कर दूंगा बेटा, अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं। ये संरचना के आधार पर इसके जो 5 प्रकार थे क्रिया के वो हमने कंप्लीट कर लिए। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। अब हम बात करेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। हो गया सबका? नीचे की ये उदाहरण वाला जो है ना वो छोड़ रहा हूं ना। इससे आगे इस तरह से एरो बना के लिख लो, काल के आधार पर क्रिया के प्रकार। काल के आधार पर क्रिया के 3 प्रकार होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। उसमें पहला हेडिंग डाल लो भूतकालिक क्रिया। काल के आधार पर क्रिया में सबसे पहले भूतकालिक क्रिया। इनको तो आप नाम के आधार पर भी पता कर सकते हो कि कौन सी क्रिया किसके बारे में है। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के भूतकाल में घटित होने का, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के भूतकाल में घटित होने का पता चलता है। भूतकालिक क्रिया कहलाती है। ये उदाहरण उसके हैं, इसमें मत लिख देना साथ में। भूतकालिक क्रिया की डेफिनेशन है, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के भूतकाल में घटित होने का पता चलता है, भूतकालिक क्रिया कहलाती है।
नीचे आप उदाहरण करके लिख लो। हमने कल क्रिया के बारे में हमने कल क्रिया के बारे में चर्चा की। हमने कल क्रिया के बारे में चर्चा की। तो चर्चा की जो है यहाँ पे चर्चा करना जो क्रिया है वो कौन सी हो गई? भूतकालिक क्रिया, क्योंकि हमने वो काम पहले किया था, पास्ट में किया था। देखो क्रिया के जो काल के आधार पर जो प्रकार है ना, उसमें हम इजी वे में समझ सकते हैं। जिस तरह से हम टेंस में पढ़ते हैं ना कई बार, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो सेम वही कंसेप्ट है। जो चीज़ें भूतकाल में यानी पुराने समय में घटित हो चुकी, उनके लिए अगर कोई क्रिया प्रयोग में लेंगे तो उसको कहेंगे भूतकालिक क्रिया। जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसके लिए कोई क्रिया हम काम में लेंगे तो वर्तमानकालिक क्रिया। और जो निकट भविष्य में फ्यूचर में होने वाली चीज़ को बताने वाली कोई क्रिया होगी, कोई भी घटना को बताने वाली क्रिया होगी, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? भविष्यकालिक क्रिया। सबने नोट डाउन कर लिया? उसमें केवल यहाँ पे जैसे क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में घटित होने का पता चलता है, वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। इतना चेंज करना है केवल, उदाहरण चेंज हो जाएगा। ठीक है? अरे भास्कर, उदाहरण इरेज नहीं कर रहा मैं, केवल 2 लाइनें हटाऊंगा ऊपर से। एक ये वाली लाइन भी इरेज कर दूं ना? ये तो लिख ली होगी सबने? नहीं लिखी वंशिका? जल्दी लिखो थोड़ा। भूतकालिक क्रिया हो गई, उसके बाद सेकंड है वर्तमानकालिक क्रिया। हम इसके नाम से भी एक अंदाजा लगा सकते हैं। वर्तमान का मतलब जानते हो, प्रेजेंट में जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसके लिए। तो हम इसकी परिभाषा इस तरह से कहेंगे, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में घटित होने का पता चलता है, उसको हम वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में घटित होने का पता चलता है, वर्तमान समय में घटित होने का पता चलता है। उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं।
उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में घटित होने का पता चलता है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल लिख लिया आपने? इसका उदाहरण क्या लिखेंगे? जो भी कोई वर्तमान में, जैसे मैं लिख सकता हूं आज हम क्रिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या फिर अगला लिखेंगे उदाहरण सीता खाना बना रही है। तो यहाँ पे वर्तमान में काम चल रहा है ना, तो इसलिए जो रही है तो ये कौन सी क्रिया मानी जाएगी? वर्तमान कालिक क्रिया। पुराने वाला एग्जाम्पल नहीं लिखना है आपको, जो हमने लिखवाया है उसी को नोट डाउन करो। अगर किसी ने पुराना लिख लिया है ना तो आप उसमें लिख सकते हो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें आप लिख सकते हो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे भूतकालिक क्रिया के लिए मैंने कहा था ना कि कल हमने क्रिया के बारे में चर्चा की, तो आज लिख सकते हो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भी सही है एग्जाम्पल। यस बेटा। हाँ, भविष्यकालिक क्रिया में जो इन फ्यूचर कोई चीज़ होने वाली है ना उसके लिए जो क्रिया बताएगी उसको हम भविष्यकालिक क्रिया कहेंगे। थोड़ा सा चेंज होगा, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के भविष्य में घटित होने का पता चलता है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। सॉरी, हाँ, भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। वर्तमान कालिक की जगह क्या आ जाएगा? भविष्यकालिक। कोई भी कार्य, बेटा सुमित, कोई भी कार्य अगर फ्यूचर में घटित होने का हमें पता चलता है किसी भी क्रिया से, तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? भविष्यकालिक क्रिया। इसको नोट डाउन करो एक बार। बोर्ड पे लिखता हूं मैं, उसके बाद देख लेना। एक बार इसको नोट डाउन करो सारे। ऊपर से 2 लाइनें सबने लिख ली? केवल 2 लाइनें इरेज कर रहा हूं मैं, बाकी लिख लो नीचे अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। नंबर 3 डाल करके लिखेंगे भविष्यकालिक क्रिया। अशुद्ध मत लिखना, ध्यान से देखना एक बार। भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का
भविष्य में घटित होने का पता चलता है। उसे, ये नीचे वाली एक लाइन और इरेज कर दूं, सबने लिख लिया? केवल ये वाली लाइन हटा रहा हूं। उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण आप अपने आप भी बना सकते हो। ऐसी कोई भी घटना जो भविष्य में होगी उसको बताने वाली क्रिया। जैसे मैं कहूँ कल सभी बच्चे विद्यालय में आकर व्यायाम करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे का मतलब इन फ्यूचर, भविष्य में करेंगे, तो इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी? भविष्यकालिक क्रिया। ये नीचे वाला लिख लिया सबने उदाहरण? हाँ राधिका बोलो अभी। एक्सरसाइज, व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज। हाँ, ये आपकी क्रियाएं, उसके जो प्रकार थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूंगा सारा, उसके बाद आपसे पूछूंगा एक एक 1 बाय 1 बुला करके। तो ध्यान से सुनना, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, जितनी समझ में आई है वो सामने आकर के बतानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, कैमरे के सामने। जैसे सारे बच्चे लिख लो, एक बार मेरे को बताना, ताकि मैं क्रिया पूरी एक बार रिवाइज करवा दूं। उसके बाद आपसे पूछते हैं उसको कितना आपके समझ आया। हाँ देखते हैं, क्रिया एक बार कंप्लीट हो जाए, उसका रिवीजन हो जाए, उसके बाद करते हैं। हाँ एक पीरियड में नहीं हुआ, ये अगला पीरियड चल रहा है बेटा। अरे ये ऑन है। सबने लिख लिया? चलो इधर ध्यान दो सारे एक बार। राइटिंग वर्क बंद कर दो। जिसने नहीं भी लिखा है बेटा बाद में लिखना। एक बार सारे मेरी तरफ ध्यान दो, मैं इरेज नहीं कर रहा, ये लिखा रहेगा बोर्ड पे लास्ट तक। ध्यान दो इधर। हम एक बार जो अब तक हमने पढ़ा है ना क्रिया के बारे में, एक तो क्लास के स्टार्ट में हमने डिस्कस कर लिया, एक बार वापस से इसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद आपसे उस चीज़ को लेकर के पूछेंगे कि कौन सी प्रकार को हम किस तरह से डिफाइन करने वाले हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहले क्रिया,
तो क्रिया का जैसे ही हमने नाम सुना तो हमें पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होती है। तो जब डेफिनेशन इसकी करेंगे तो क्रिया का मतलब होता है वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने का या होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। जब कोई भी ऐसा शब्द जो किसी कार्य के करने या होने के बारे में बताता है, उस शब्द को हम क्या कहेंगे? क्रिया। तो क्रिया के अलग अलग भेद होते हैं बेटा, क्रिया के अलग अलग भेद होते हैं। ध्यान से सुनो अटेंटिवली सारे। क्रिया के 3 आधार पर भेद किए जाते हैं। सबसे पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर, और तीसरे नंबर पे है काल के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है, इसकी और भी डेफिनेशन होती हैं। आप कह सकते हो कि भाई जब क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है तो उसको अकर्मक कहेंगे, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर भी पड़ता है तो उसको सकर्मक कहेंगे। लेकिन वो आपके लिए थोड़ी सी टफ रहेगी डेफिनेशन। हम इजी वाली डेफिनेशन लर्न करने की कोशिश करेंगे, जिसमें केवल ऐसा कहेंगे कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। वो आपके अपर स्टैंडर्ड में आएगी। आज हम केवल इतना बात करेंगे कि सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं कर्म के आधार पर। यानी कर्म होगा तो सकर्मक, कर्म नहीं होगा तो अकर्मक। उसके बाद सेकंड वाला बेस आया जिसके आधार पर हम टाइप करेंगे संरचना के आधार पर। तो उसमें हमने 5 टाइप डिस्कस किए थे। एक होता है संयुक्त क्रिया। सबसे पहली संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब किसी भी वाक्य में अलग अलग अर्थ रखने वाली 2 क्रियाएं साथ में होती हैं तो उसको हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हम विद्यालय आकर के अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन कब करेंगे? जब विद्यालय आ जाएंगे। तो एक तो विद्यालय आना और अध्ययन करना, 2 क्रियाएं एक साथ हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। जब 2 क्रियाएं अलग अलग अर्थ रखने वाली किसी वाक्य में एक साथ होती है ना, तो उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। उससे नेक्स्ट हो गई पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? जब 2 क्रियाएं साथ में घटित होती हैं तो उनमें से जो क्रिया पहले घटित होती है उसको क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे इसके नाम से देखो, पूर्व और कालिक। रटने की जरूरत नहीं है बेटा, हिंदी में रटोगे कभी समझ नहीं आएगी। पूर्व और कालिक, पूर्व का मतलब पहले, कालिक यानी समय में। किसी भी घटनाक्रम में जो क्रिया पहले होगी उसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैंने कहा अतिथि के आते ही उनका स्वागत किया गया। अतिथि के आते ही उनका स्वागत किया गया। तो पहले घटना कौन सी हुई? अतिथि का आना। भाई बिना ये स्वागत कर दोगे क्या? नहीं होगा ना। जो क्रिया, जो काम पहले घटित होगा उसके साथ में जो क्रिया आएगी उसको कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया के और पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण एक जैसे हो सकते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि संयुक्त क्रिया में भी 2 क्रियाएं साथ होती हैं, पूर्वकालिक क्रिया में भी 2 क्रियाएं होती हैं। केवल पूर्वकालिक में इतना डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सी क्रिया पहले हो रही है। जो पहले हो रही है उसको कह देंगे पूर्वकालिक क्रिया। ये 2 हो गई। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? जब कोई भी कर्ता खुद काम नहीं करके किसी को प्रेरित करके कार्य करवाता है तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस मामले में, उस समय उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्रेरणा। किसी को आप मोटिवेट करते हो कोई काम करने के लिए, अगर फिर वो काम करता है तो उसको कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं आपके लिए इस्तेमाल करूं कि कंप्यूटर वाले टीचर ने सभी बच्चों से कंप्यूटरों की सफाई करवाई। आप लिख सकते हो इसमें कंप्यूटर टीचर ने सभी बच्चों से कंप्यूटरों की सफाई करवाई। तो यहाँ पे करवाई का मतलब जो क्रिया यहाँ पे है वो कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। कंप्यूटर टीचर ने खुद काम नहीं किया, किससे करवाया? बच्चों से करवाया। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में आएगी। इसके अलावा कह सकते हो स्काउट टीचर ने स्काउट से ग्राउंड की सफाई करवाई। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? करवाई। सरपंच ने गांव के अंदर तालाब बनवाया। सरपंच खुद थोड़ी बनाता है, मजदूर बनाते हैं, वर्कर बनाते हैं, लेकिन उसमें उसने क्या किया? बनवाया। तो यहाँ पे प्रेरणा से उसने काम करवाया मजदूरों से। तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ये 3 प्रकार हो गए। उससे अगला चौथा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या होता है? जब संज्ञा का, सर्वनाम का या विशेषण का प्रयोग हम किसी मूल धातु के, क्रिया की मूल धातु के रूप में करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ
कि हाथ एक क्रिया हो गई, हाथ से हमने क्या बना दिया, सॉरी हाथ एक संज्ञा हो गई, क्रिया नहीं होगी। हाथ से हम हथियाना बनाएंगे, वो क्रिया होगी। हम किसी की ज़मीन हथिया लें तो उसके लिए क्या कहेंगे, उसने उसकी ज़मीन हथिया ली, ऐसे ही बोलते हैं। उसने उसकी संपत्ति हथिया ली, उसने उसके रुपए हथिया लिए। तो यहाँ पे हथियाना जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, संज्ञा से। संज्ञा क्या, हाथ, हाथ संज्ञा थी, उससे क्या बना, हथियाना। तो जब किसी संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण से क्रिया शब्दों का निर्माण होता है तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया। और लास्ट इसमें संरचना के आधार पर लास्ट बच गई कृदंत क्रिया, जो आज हमने अभी देखी थी। कृदंत में क्या होता है, कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया। जैसे चलना, पढ़ना, लिखना, तो ना जो जुड़ा हुआ है ना, ये क्या है, प्रत्यय, इसको कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाली क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। फिर अगला हो गया बेस, काल के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो उसमें 3 प्रकार की हमने देख ली। एक होता है भूतकालिक क्रिया, एक होती है वर्तमानकालिक क्रिया, एक होती है भविष्यकालिक क्रिया। भूतकाल से मतलब होता है जो पास्ट में हो चुका। जब हम कोई ऐसा कार्य बताएंगे जो कि पास्ट में घटित हो चुका है तो उसके लिए जो भी क्रिया हम काम में लेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, भूतकालिक क्रिया। जैसे कल हमने हिंदी व्याकरण के कुछ बिंदुओं की चर्चा की, तो चर्चा करने की जो एक क्रिया है वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, भूतकालिक, क्योंकि हमने वो क्या किया था, पास्ट में किया था वो काम। कोई भी काम पास्ट में करोगे और उसको बताने के लिए हम कौन सी क्रिया काम में लेंगे, भूतकालिक क्रिया। उसके बाद जैसे वर्तमान के लिए मैं कहूँ, आज हमने हिंदी व्याकरण के क्रिया प्रकरण के बारे में अध्ययन किया या कर रहे हैं। वर्तमानकालिक बेस्ट क्या होगा, किया में तो भूतकाल में चला जाएगा। आज हम क्रिया प्रकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें कर रहे हैं जो आ रहा है क्रिया, वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, वर्तमानकालिक क्रिया। और भविष्यकालिक क्रिया में क्या होगा, इन फ्यूचर जो कोई चीज़ घटित होगी ना उसके लिए। जैसे कल हम बाजार जाएंगे, कल हम ये वस्तु लाएंगे, कल हम विद्यालय में व्यायाम करेंगे, तो ये सारी क्या होगी, हम इन फ्यूचर करेंगे। तो ऐसा कार्य जो कि भविष्य में होगा उसके लिए कोई क्रिया हम काम में लेंगे तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, भविष्यकालिक क्रिया। कंप्लीट हो गया, 2-3 बार रिवाइज करवा दिया। अब मैं जिससे पूछूंगा वो खड़े होकर के यहाँ सामने आ जाएगा। आदित्य, आदित्य है आपसे पीछे जो बैठा है उसका क्या नाम है, आदित्य अग्रवाल, आओ। आदित्य आपको बताएगा क्रिया की जो परिभाषा है ना उसके बारे में। जिन शब्दों में किसी काम का करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। सही है इसका? ठीक है बेटा बैठो। यानी कि क्रिया किसको कहेंगे, वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने का या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जिगर आओ इधर। जिगर आपको कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में बताएगा कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। वह शब्द जो किसी भी, मैंने आपसे पूछा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, परिभाषा मत बताओ। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद किस कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के 2 भेद होते हैं, सकर्मक कर्म के नहीं बेटा, क्रिया के कर्म के आधार पर भेद 2। क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है शाबाश। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद। एक होता है सकर्मक और एक अकर्मक। अदिति इधर आओ। अब अदिति आपको बताएगी सकर्मक क्रिया की परिभाषा। आ जाओ।
नहीं आता? साइड में खड़े हो। सकर्मक क्रिया की परिभाषा, आ जाओ। रतानी, मास्क हटाओ बेटा बोलते समय। जब किसी क्रिया के साथ आप कैमरे की तरफ देखो। जब किसी क्रिया में कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नहीं बेटा, आपने सही से नहीं बताया। अब सिट डाउन। हिमांशी, और आते समय इसका ध्यान रखना, ट्राइपॉड स्टैंड पे टच नहीं हो। हाँ बेटा, सकर्मक क्रिया की परिभाषा बताएगी हिमांशी आपको। जब किसी वाक्य में शब्द के साथ क्रम प्रयुक्त होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बेटा आपका उच्चारण ही गलत है, क्रम नहीं होता है, कर्म। इसकी भी मैंने आपको रेफ और पदेन के बारे में बताया था ना, तो उनको बोलने का अलग अलग तरीका है। क्रम नहीं बोलेंगे, इसको कर्म बोलेंगे। आप बैठो। इसके अलावा कौन बताएगा? आओ बेटा। क्या नाम है तेरा? नाम क्या है तेरा? रुद्राक्ष। मास्क हटा। सकर्मक क्रिया की परिभाषा के बारे में आपको रुद्राक्ष बताएगा। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है तो उस वाक्य की क्रिया को हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। बैठो बेटा, शाबाश। ये हो गई सकर्मक क्रिया। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं, वह जयपुर जाता है। इजी वाला उदाहरण रखेंगे, वह जयपुर जाता है। तो यहाँ पर जाता है क्रिया हो गई, वह कर्ता हो गया, और जयपुर जो है वो कर्म हो गया। तो ये क्रिया कौन सी कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। अब दूसरा है इसका अकर्मक क्रिया। इसके बारे में कौन बताएगा? अकर्मक क्रिया। जब किसी क्रिया में बैठो। आप भी बैठो अदिति, जिगर। बताओ बेटा। जब किसी क्रिया में कर्म न हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, आ जाओ। आपका क्या नाम था बेटा जो अभी गए हैं? ध्यान शर्मा। ध्यान की परिभाषा गलत है। जब किसी क्रिया के साथ कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? काव्या। सिट डाउन। जब किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तो उस वाक्य की क्रिया को हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। इसका उदाहरण था, वह जाती है, वह गाती है, वह खाती है, वह सोती है, वह नाचती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सीधे क्रिया है, कर्म नहीं है, इसलिए इसको अकर्मक क्रिया कहेंगे। इसके बाद सेकंड होता है संरचना के आधार पर टाइप। तो इनके जो 5 टाइप हैं उसके नाम कौन बताएगा? आ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? हिमांशु। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा
चौथा कृदंत क्रिया, पांचवा नाम धातु क्रिया। क्या नाम बताया आपने? हिमांशु ने बहुत अच्छे बताया। चलो बैठिए बेटा। इसने इसके 5 प्रकार बताए, उनके नाम बताए। अब इनकी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। संयुक्त क्रिया की डेफिनेशन किसको आती है? आओ बेटा। जब किसी वाक्य में दो क्रियाओं का अलग अलग जब किसी वाक्य में की क्रियाओं में दो क्रिया आए और उन दोनों का अलग अलग भेद हो, उन्हें हम बैठो, थोड़ा और अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। देखो सारे बच्चे आज जो सुनकर के समझे हैं उससे बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी बच्चे जिनको नहीं याद था तो वो भी ध्यान रखें। घर जाकर के क्रिया किससे संबंधित जो टॉपिक है ना उनको रिवाइज करेंगे। कल की क्लास में पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। सबको क्रिया के सारे प्रकार याद होने चाहिए उदाहरणों के साथ, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।